अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें जो भी हैं पढ़ाऊंगा, विशेष करके संविधान और राज व्यवस्था। लेकिन आज चूंकि पहला क्लास है तो सीधे हम लोग पढ़ाई पर नहीं आ जाएंगे, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और कुछ और बातें भी बताई जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें सीधे एग्जाम से जुड़ी नहीं होती, लेकिन वो बड़ा काम करती हैं, वो कैटलिस्ट का काम करती हैं। तो पहले हम लोग उन चीजों की चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा है कि 1993 बैच का एक आईएएस टॉपर है, अभी आंध्रा काडर का सीनियर आईएएस है, उसका नाम है श्रीवत्स कृष्ण। उनका मैंने इंटरव्यू देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया, वो उस पे टाइम्स नाउ चैनल पे, वो अक्सर आया, जब अर्नब गोस्वामी थे तो अक्सर आया भी करते थे एनडीटीवी पे और उस पे। तो उन्होंने एक बार कहा था कि पहले अटेम्प्ट में मुझे आईपीएस मिला, दूसरे में मैं प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया और तीसरे में मैं टॉप किया। तो परीक्षा जो है एक अनप्रेडिक्टेबल आउटकम लेकर के आती है। माने एकदम से आप पक्का पक्का कह नहीं सकते, लेकिन एक बात की गारंटी है, जो लगा हुआ है उसका होना है। आज ना हो कल, लेकिन ये पक्का है कि उसका होना है। अब उनसे पूछा गया कि ये बताइए इस सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कुर्सी पर बैठना। यानी जिसको कुर्सी पर बैठना आ गया उसको कोई रोक नहीं सकता आईएएस बनने से। सीधा सा मतलब है कि सिविल सेवा में एक आईएएस ऑफिसर को मतलब सिलेक्ट होने के बाद, चूंकि आईएएस ऑफिसर्स का प्रमोशन जो होता है वो टाइम बाउंड होता है। मेरा कजिन है, अपने चाचा का लड़का है, आईआरएएस है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज में है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं हुआ है, वो नीचे से प्रमोट करके गया है। तो हमसे कहता है कि भैया ऐसा है कि जो डायरेक्ट आईआरएएस आते हैं उनका टाइम बाउंड प्रमोशन है, अगर उनके लिए सीट नहीं खाली है तो सरकार सीट क्रिएट कर देती है। लेकिन हमको 6 साल इंतजार करना पड़ा विभागीय परीक्षा पास करने के बाद भी कि वो पोस्ट खाली हो तो हमको दिया जाए। तो आप यूं, वो तो मजाक में ये कहता है कि मैंने आईएएस जो है भारत सरकार के दामाद हैं। तो अभी वो रेलवे इलेक्ट्रिकल में इलाहाबाद में पोस्टेड है, और रेलवे इलेक्ट्रिकल का हेडक्वार्टर्स पूरे इंडिया का एक ही जगह होता है, और वो है वहां इलाहाबाद में। हम लोग के काफी सीनियर हैं, वही वहां के एफएनसीओ यानी उसके विभाग के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं अकाउंट्स के। तो कहने का जो तात्पर्य है कि कुर्सी पर बैठने आना चाहिए, क्योंकि सीनियर पोजीशन में एक आईएएस ऑफिसर को, उनका चूंकि सीनियर वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, 3-4 साल में ही हो जाते हैं, चूंकि जनरली छोटे जिले के डीएम वो 3-4 साल बाद बना दिए जाते हैं, 2 साल 2.5 साल के बाद वो हो जाते हैं सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी। तो 107 पेज पर डे एवरेज डिस्पोज करना पड़ता है एक आईएएस ऑफिसर को। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वो चेयर पर बैठेगा नहीं तो वो इसको नहीं कर पाएगा। उसको नोटिंग माने औसतन एक महीने में एक आईएएस ऑफिसर को, एक कलेक्टर को 60 से ऊपर राज्य के विभागों और सचिवों से डील करना पड़ता है, पत्राचार करना पड़ता है, उनके बातों का जवाब देना पड़ता है, रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, आदि आदि। इसका सीधा सा मतलब है कि फील्ड वर्क के अलावे आईएएस ऑफिसर को हमेशा व्यस्त रहना है, ऑफिस में लिखने पढ़ने का काम भी करना है, और उनके लिए 24/7 जॉब होता है। उनके लिए कोई 8 घंटे 6 घंटे का टाइम फिक्स नहीं होता, और सरकार जो है उनको इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता केवल यह है कि भाई आपको गाड़ी मिल गया है, आपको अर्दली मिला हुआ है, स्टेनोग्राफर मिला है, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं, घर पे खाना बनाने से लेकर के बाल बनाने तक हर चीज के लिए वहां सुविधा है। तो आपको ये सब सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन आपके टाइम ऑफिस आवर का बाबू की तरह से नहीं है कि आए सुबह 10 बजे और 6 बजे चल दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुर्सी पर आपको बैठना पड़ेगा। दूसरी बात, यानी कि पढ़ाई नेचुरल वर्क नहीं है, इसको नेचुरल बनाने का एक ही तरीका है कि इसमें दिलचस्पी पैदा की जाए, और दिलचस्पी तभी पैदा होगी जब आप इसको अपने स्वार्थ से जोड़ोगे कि हम आज उसमें आईएएस में बनने के बाद गांव इलाके में हमारी ये प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमको इस तरह से, अब तो लाल बत्ती नीली बत्ती चली गई, पहले तो इसका भी एक रहता था। ठीक है, तो इंटरेस्ट पैदा करोगे तभी जाके इसमें हो पाएगा। और मोटे तौर पर इसमें चूंकि परीक्षा का ये सिलेबस का आकार बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, तो कुर्सी पर बैठे बिना कवर नहीं हो सकता। दूसरा, कंपटीशन आज की डेट में बहुत कीन है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, बहुत कमिटमेंट के साथ पढ़ रहे हैं। आईआईटीएन भी हैं, आईआईएम वाले भी हैं, आप भी हैं,
तो वो कीन कंपटीशन जब होता है तो गाइडेंस की भूमिका बढ़ जाती है। और गाइडेंस बाजार में बहुत प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, लेकिन जैसे एक विजन इंस्टीट्यूट है, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं बहुत ही कमिटमेंट के, वसूल के पक्के हैं। उनका हमेशा ऐसे ही एक नजरिया रहता है कि बच्चों को इतना दे दिया जाए कि उसके बाहर एग्जाम में कुछ ना आए, और वो उसमें काफी हद तक सफल भी हैं। ये तो विजन एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को, चूंकि एक एक नंबर से डिसाइड होता है फेट, तो एक नंबर दो नंबर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता नहीं चलता, वो इनविजिबल हैंड हैं, अदृश्य हाथ हैं जिसको आप कह सकते हैं। माने कोचिंग का क्या योगदान है ये आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, लेकिन है बहुत बड़ा हो। यानी आप अपने से दौड़ करके कुछ सीमा तक जाएंगे, उसके आगे उसेन बोल्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा तक्का लगाना जरूरी है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट प्लेयर को भी कोच की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और दुनिया का कोई भी ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो कोच अपॉइंट ना करता हो। और कोच कई बार और या ज्यादातर बार कोच और कैप्टन असफल लोग होते हैं, यानी वो ग्रेट बैट्समैन और ग्रेट बॉलर नहीं होते, ठीक है। तो कहने का जो तात्पर्य है कि हम लोग असफल हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए। हम लोगों ने भी इसी की तैयारी शुरू किया था और अच्छे रहे विद्यार्थी पढ़ने में, पढ़ाई भी काफी किया है, काफी चीजें पढ़ा है, काफी डिग्रियां ली है, लेकिन अब नहीं हुआ तो आपको पढ़ाने आ गए। तो कहने का जो तात्पर्य है कि इंस्टीट्यूट के गाइडेंस या उसके रोल को आप कमजोर नहीं कर सकते। तीसरी चीज यह है कि इसमें प्रैक्टिस का रोल बहुत है। प्रैक्टिस किस लिए, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और कितनी चीजों पर फोकस करना है, इसकी भूमिका इसमें बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें एलिमिनेशन का रोल बढ़ जाता है। जैसे मान लो हमारा